स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10 सिविक्स का नया टॉपिक देखेंगे। हमारा लेसन फर्स्ट ही चल रहा है। क्या है? वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लेसन है। आज हम देखेंगे पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, राखीव जागांचे धोरण। देखिए स्टूडेंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट का क्या धोरण है, गवर्नमेंट ने क्यों वो धोरण अप्लाई किया, अब इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। जे लोकसमूह अथवा समाज घटक शिक्षण आणि रोजगारांच्या संधीपासून दीर्घकाळ वंचित राहिले अशा समाज घटकांसाठी राखीव जागांचे धोरण स्वीकारण्यात आले। त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काही जागा राखीव ठेवल्या जातात। त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गीय राखीव जागांची तरतूद आहे। आता टॉपिक असं म्हटलेलं आहे, policy of reservation of seats is meant for those section of society who have been deprived of the opportunities for the education and employment for a long period of time. According to educational institution and a government service, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes. There is also provision of reservation seats for other backward class. देखिए ये रिजर्वेशन क्या क्या है। अगर आज से बहुत सालों पहले की अगर हम बात करते हैं, कुछ 200-300 सालों पहले, तो हमारे इंडिया में कास्टिज्म सिस्टम बहुत हाईली लोगों के ऊपर ये था, इन्फ्लुएंस था। तो अपर क्लास के लोगों में और लोअर क्लास के लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो उस ज़माने में ऐसा हुआ कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो बहुत सालों तक वो एजुकेशन बोलिए या कुछ अच्छे पोजीशन में जॉब बोलिए, ऐसे उससे बहुत वंचित रहे, बहुत उनको बहुत प्रॉब्लम गया समाज में अपना एक स्थान प्राप्त करने के लिए। ऐसे समय में क्या हुआ कि उनके लिए हर गवर्नमेंट जहाँ पे भी अगर आप जॉब्स की बात करो, गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है, आपको आपके स्किल के हिसाब से आपको जॉब मिलता है, बट वहाँ पे कोई भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं होता है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करोगे, गवर्नमेंट जॉब में आपको रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन रहता है हर कास्ट के लिए रहता है। अगर एक गवर्नमेंट बैंक है, वहाँ पे अगर किसी पोस्ट के लिए 10 वैकेंसीज अगर निकली है, तो 10 में से कुछ वैकेंसीज ओबीसी कास्ट के लिए होगी, कुछ वैकेंसीज एससी कास्ट के लिए होगी, कुछ वैकेंसीज ओपन कास्ट के लिए होगी। मतलब हर जो कास्ट है उसको ध्यान में रखते हुए अलग ऐसे वैकेंसीज निकाली जाती है। हाँ, कंपटीशन होती है। आपको अगर सपोज कोई एससी शेड्यूल कास्ट का स्टूडेंट होगा या कोई कैंडिडेट होगा, उनको कंपटीशन उनके कास्ट के साथ ही मिलेगा। मतलब जो भी अगर सपोज अगर मैं एसबीआई बैंक का अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, सबकी एक फैमिलियर बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर वहाँ पे 10 क्लर्क की अगर वैकेंसी निकलती है, तो उसमें से अगर 4 क्लर्क की वैकेंसी बस शेड्यूल कास्ट के लिए ही अगर रिजर्व होगी, तो उस जगह में बस शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही अपॉइंटमेंट होगा, बाकी दूसरे कास्ट के लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं होगा। इसे कहते हैं रिजर्वेशन। अब ये रिजर्वेशन क्यों मिला, हर कास्ट को क्यों मिलता है? हर कास्ट के अगर मैं शेड्यूल या ओबीसी कास्ट की बात करूँगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत लंबे टाइम तक समाज के कुछ ऐसी अगर चीज़ है, जैसे कि अच्छी पोजीशन में जॉब, अच्छा एजुकेशन के बहुत दूर रहे, तो समाज में इक्वलिटी आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यही जॉब अगर हायर कास्ट वालों को मिल रही है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं, तो समाज का कोई भी अगर आदमी ये आके नहीं बोलेगा कि मेरे पास इतना पैसा है मुझे जॉब दे दो, ऐसा नहीं होगा। मेरी कास्ट ये है, मैं अपर कास्ट का कैंडिडेट हूँ, तो मुझे जॉब मिलनी चाहिए। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आपको कोटा मिलता है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, फिर आपको आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको जॉब में आपको ये मिली जाती है, आपको अपॉइंट किया जाता है। तो स्टूडेंट नया टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिव्हेंशन ऑफ ॲट्रॉसिटी ॲक्ट, म्हणजे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यावरील अत्याचारांपासून संरक्षण देणारा कायदा। और देखिए उसको बोला जाता है ॲट्रॉसिटी एक्ट। अब वो एक्ट क्यों अप्लाई किया गया, क्यों फॉलो किया गया, वो अब हम देखेंगे। An important act of establishing, this is an important act for establishing social justice and equality. This act prevents any injustice against the people belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. Are act of the atrocity community against, this is a liable for punishment. मतलब देखिए उन्होंने क्या बोला है, सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा कायदा करण्यात आला। अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीवर
कोणत्याही प्रकारचे अन्याय करण्यास या कायद्याद्वारे प्रतिबंध करण्यात आला असून अत्याचार घडल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली है। मतलब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। मतलब जो हायर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। बट क्या हुआ, उसके बाद फिर ऐसे कुछ लॉज बनाए गए जिसको एट्रोसिटी एक्ट बोला जाता है। मतलब अगर समाज का अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हायर कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो पर्सन रिच हो, चाहे वो पर्सन लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो, अगर किसी पे अगर अत्याचार होते हुए नजर आ रहा है, अगर उसने उसकी कंप्लेंट कर दी, तो समाज के उस वर्ग पे वो पनिशमेंट के लिए लायबल रहता है। मतलब ये लॉ इसलिए एक्ट पास किया गया क्योंकि समाज में एक इक्वालिटी बनी रहे। मतलब जिस तरह से हम हमारे अगर बराबरी वाले लोगों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह से हमारे नीचे जो लोग हैं, चाहे वो पैसों से नीचे हो, कास्ट से नीचे हो, हमें भी उनको साथ ही यानी एक ही नज़र से हमको देखना चाहिए। मतलब ये इसका ये है सीधा साफ मीनिंग कि जो हमारा सोसाइटी है वहाँ पे एक इक्वालिटी, चाहे वो लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, चाहे वो पर्सन रिच हो, पुअर हो, उन दोनों के बीच में इक्वालिटी ये होनी चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए। अगर हाँ, अगर आप उन लोगों के अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप उन लोगों के आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, तो आपको ये भी आपको हक नहीं दिया है कि आप उन लोगों के साथ कुछ गलत करो, उन लोगों के साथ आप अत्याचार करो। हाँ, अगर ऐसा अगर उनको दिखाई देता है, उनको ऐसा समझ में आता है कि हमारे समाज के इस वर्ग ने हमारे साथ गलत किया है, हमारा उन्होंने फ़ायदा उठाया, हमारा उन्होंने मिसयूज़ किया है, तो उसकी वो एक लीगल उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकते हैं एज पर द एट्रोसिटी एक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोविजन्स फॉर माइनॉरिटी। इसको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्याकांविषयीच्या तरतुदी। अब देखिए स्टूडेंट, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है। हमारे देश में जो भी कास्ट रिलेटेड कास्ट लोग कम आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँगा क्रिश्चियन को एक माइनॉरिटी बोला जाता है क्योंकि उनका हमारे इंडिया में बहुत कम संख्या में उनके लोग रहते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन हो गया, पारसी हो गए, उसके बाद तो माइनॉरिटीज का मतलब जिनको अल्पसंख्याक बोलते हैं, ऐसी कास्ट जो हमारे देश में कम संख्या में है। अल्प मतलब क्या होता है, कम संख्या में। मैंने जैसे कि बता दिया आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, लाइक क्रिश्चियन है ना। अगर हम अगर स्कूल में भी देखेंगे तो हमें जनरली हमारे मराठी लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट हमें क्रिश्चियन लोग हमारे स्कूल में रेयरली 1 या 2 स्टूडेंट मिलेंगे, या वो भी नहीं मिलेगा। वो एक आध स्कूल में, या CBSE स्कूल की अगर मैं बात करूँगा तो उस स्कूल में 1 या 2 स्टूडेंट आपको मिलेंगे क्रिश्चियन स्टूडेंट। बट वो इसलिए वो हमारे इंडिया में क्या है, उसको माइनॉरिटी कहा जाता है। तो देखिए क्या बोला है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सर्वल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। The government has adopted several policies for minorities to provide them opportunities for education and employment. The Indian Constitution prohibited discriminations of the basis of caste, religion, race, language, and regions. There is a comprehensive provision for minorities which fundamentally protect the rights, equality, freedom, right against exploitations and culture and educational rights. मतलब इसको देखिए क्या बोला गया है। भारतीय संविधानाने अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत। अल्पसंख्याकांना शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासनाने अनेक योजना राबवल्या आहेत। भारतीय संविधानाने जात, धर्म, वंश, भाषा व प्रदेश इत्यादी घटकांवर आधारित भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केलेला आहे। अल्पसंख्याकांविषयीची ही व्यापक तरतूद असून समतेचे हक्क, स्वातंत्र्य हक्क आणि शोषणाविरुद्धचे हक्क आणि सांस्कृतिक शैक्षणिक हक्कांमुळे अल्पसंख्याकांना मूलभूत स्वरूपाचे संरक्षण मिळाले। अब देखिए, इनका ऐसा बोलना है कि हमारे देश में जो भी कास्ट माइनॉरिटी है, मतलब उनको भी मेजॉरिटी जो भी जिन लोगों का मेजॉरिटी ज़्यादा है उनके बराबर उनको एजुकेशन का उनको हक है। उनको कई यानी लगता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो भी सारी फैसिलिटीज़ मेजॉरिटी कास्ट को है वो सेम फैसिलिटी माइनॉरिटी कास्ट को है। मतलब हमारे समाज में संविधान ने ऐसा कहा गया है कि हमारे समाज में जो माइनॉरिटी कास्ट है और जो मेजॉरिटी कास्ट है उनके बीच में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रहनी चाहिए, दोनों के बीच में एक इक्वालिटी रहनी चाहिए। मतलब जो भी माइनॉरिटी कास्ट से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनके साथ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अगर आप कई जगह अगर आप जॉब अप्लाई करने गए तो आपको ये बोल के नहीं कहा जाता कि आप ये माइनॉरिटी कास्ट से आप आते हो, आप क्रिश्चियन हो तो आप हमारी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो।
जैसे कि कोई भी अगर एक हिंदू लोगों को कहीं पे भी जॉब अप्लाई करने की यानी ये है, वो कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं अगर वो उस जॉब के लिए वो पर्टिकुलर एलिजिबल है। वैसे ही अगर कोई भी क्रिश्चियन कैंडिडेट या जो भी माइनॉरिटी कास्ट से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करता है, वो कहीं पे भी यानी जहाँ के लिए वो एलिजिबल है वहाँ पे जाके वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है, लॉज रिलेटिंग टू वुमन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेझेंटेशन। मतलब क्या बोला मराठी में, महिलांसंबंधीचे कायदे व प्रतिनिधित्व विषयक तरतुदी। मतलब देखिए, एज पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे वुमन के लिए भी कुछ रिजर्वेशन रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो वुमन के लिए 33% रिजर्वेशन है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, उनको 33% रिजर्वेशन है, चाहे वो इलेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। बट हमारा महाराष्ट्र स्टेट ऐसा है जहाँ पे वुमेन्स का रिजर्वेशन और मेल और फीमेल रिजर्वेशन एक सेम कैटेगरी में आता है। मेल का रिजर्वेशन 50% है, वुमन का रिजर्वेशन 50% है। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे अगर 10 वैकेंसीज है तो एज पर कास्टिज्म की 5 जो वुमन है, 5 वुमन और 5 मेल, मतलब 5 मेल कैंडिडेट 5 फीमेल कैंडिडेट का वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। फिर वो देखेंगे कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, वो वुमन, वो मेल फीमेल कैंडिडेट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसके हिसाब से उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको जॉब उनको मिलेगा। बट अब देखते हैं क्या बोला है वो, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट वेयर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इन द प्रॉब्लम ऑफ वुमन। Several policies have been adopted at the national and international level to remove illiteracy among women, to make available opportunities for their development. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून महिला सशक्तीकरणाच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली। महिलांमधील निरक्षरता दूर करणे, त्यांच्या विकासाच्या पुरेशा संधी देणे यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महिलांच्या समस्यांची दखल घेऊन काही धोरण निश्चित करण्यात आली। मतलब देखिए, जस्ट हम जब इंडिपेंडेंस हमें जस्ट मिला था या उसके पहले, तो वुमन को एजुकेशन से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होते थे। वुमन का बहुत कम एज में शादी हो जाता था, तो उनका पास बस एक ही एम होता था कि शादी के बाद उनको उनका घर संभालना है और उनको उनके बच्चे संभालना है। बट जिस जैसे जैसे हमारा समाज या हमारी सोसाइटी जैसे डेवलप होती गई और गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने वुमन को एम्पावर करने के लिए, मतलब वुमेन्स को सशक्तिकरण बनाने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको एजुकेशन के फैसिलिटी जितना ज़्यादा प्रोवाइड कर सकेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वुमेन्स और मेन में इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट का यही ट्राई है कि यानी जितनी फैसिलिटी मेल कैंडिडेट को मिलती है उतनी फैसिलिटी एक फीमेल कैंडिडेट को भी मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे अगर चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। स्पोर्ट्स में तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, हाँ, बट आप देखोगे कि आज वुमन भी हमारे इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। चाहे आप कोई स्पोर्ट्स देख लो, चाहे आप कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ देख लो। बट पहले के ज़माने में जब हमें जस्ट इंडिपेंडेंस मिला था तब ये सब चीज़ें नहीं थी। तब हमारे समाज में वुमन को बहुत नीचे के लेवल का समझा जाता था। मतलब उनको यही समझा जाता था कि इनका बस काम यही है कि शादी करके अपना घर संभालना। बट अभी धीरे धीरे जिस जैसे से हमारा सोसाइटी डेवलप होते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की सोच बदलते जा रही है और हमारे यानी मेल कैंडिडेट के साथ या एक मेल के साथ एक फीमेल भी साथ में हमारे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तर बघा स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट पॅराग्राफ देखेंगे। वडिलाच्या व पतीच्या संपत्तीच्या महिलांना समान वाटा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देणारा कायदा, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अशा काही महत्त्वपूर्ण तरतुदींना महिलांना त्याचे स्वातंत्र्य जपण्यास आणि स्वतःचा विकास साधण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण केले। The right to have equal share in the property of father and husband, Dowry Prohibition Act, Act Against Sexual Harassment, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which create favorable environment for protection of freedom of women and securing their development। मतलब देखिए कि अभी गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई किए है। सबसे इम्पोर्टेंट लॉज क्या होता है, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, जिसको डॉरी बोला जाता है। मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो है वुमन है उनका अगर उनके फैमिली वाले अगर उनको पूरा चीज़ें देने में अनेबल रहते थे तो क्या होता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता था।
ऐसे हमने बहुत पहले केस सुना है कि वुमन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। अगर क्यों, मेन रीज़न क्या था? प्रॉपर्टी। मेन रीज़न क्या था? हुंडा। मतलब वो अपने फादर की तरफ से प्रॉपर पैसा मांगने में असमर्थ थी, तो क्या होता था? उनका अत्याचार किया जाता था। अत्याचार बढ़ते बढ़ते क्या होता था कि वुमन को वो डेथ भी हो जाती थी, वुमन सुसाइड कर लेती थी। बट अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा जो सोसाइटी का मेन रीज़न है कि उनका अनएजुकेटेड रहना, जैसे जैसे हमारा सोसाइटी एजुकेटेड हो रहा है तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही है। बट फिर भी हमारे समाज में ऐसे कुछ अभी चीज़ें हैं जिससे क्या हो रहा है, वुमन का आगे बढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है। फिर क्या हुआ, उन्होंने नए लॉज क्या लगाए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। मतलब अगर एक वुमन में उसके घर वाले अगर उसके शादी के बाद अगर उस पर अत्याचार करते हैं, तो अगर उसके साथ मारपीट करते हैं, तो क्या होता है, ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। वो क्या होता है, वो अपने हस्बैंड के खिलाफ या अपने फैमिली वालों के खिलाफ वो एक लीगल एक्शन ले सकती है। अगर हाँ, अगर शादी के बाद उसके फैमिली वाले उसको दहेज, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हुंडा को दहेज, उसके शादी के बाद उसके फैमिली वाले उसको दहेज के लिए अगर उसको टॉर्चर करते होंगे, तो क्या होता है, ये भी केस वो एक लीगल उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। उसके बाद अगर वुमन के खिलाफ अगर कोई भी अगर गलत चीज़ होती है, फॉर लाइक एज लाइक अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, अगर उनमें कोई भी अगर चाहे कोई भी लेवल का हो, अगर ऐसी सब चीज़ें होती है, तो इसके खिलाफ यानी हमारे जो लॉज है वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हुए हैं। अगर ऐसा अगर समझ में आता है कि अगर इस वुमन के खिलाफ कुछ गलत हुआ है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, या चाहे कुछ उनके खिलाफ अगर सेक्सुअल हरासमेंट का उन पर कुछ अगर केस, अगर उन्हें कुछ करने की किसी ने कोशिश की हो, तो इसके खिलाफ वो उस पर्टिकुलर पर्सन पे, पर्टिकुलर फैमिली पे वो एक लीगल एक्शन ले सकती है। और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा है। हमें सबको ये सब चीज़ें बंद करना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, इन आवर कंट्री फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वुमेन हैव इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट्स टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। From the perspective change to taking the India as well as 73rd and 74th ambient reserve 33% of seats for women in local self-governing institution and percentage has been raised 50% in several states including महाराष्ट्र। अभी देखिए क्या बोला गया है, आपल्या देशात राजकारण आणि राजकीय संस्था यांच्यातील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व सुरुवातीपासूनच कमी आहे। जगभरातल्या अनेक देशांनी महिलाचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे। भारताच्या दृष्टीने बदल होत आहेत। 73व्या 74व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक शासन संस्थांमध्ये 33% जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या। त्यानंतर हे प्रमाण महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये 50% वाढवण्यात आलेले आहे। महिलांसाठी राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे। राज्यामध्ये राज्य महिला आयोग आहे। अब देखिए क्या बोला गया है कि अभी अगर हम देखेंगे हमारे पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पे वुमन का जो है पार्टिसिपेशन है या वुमन को मिलने वाले चांसेस है वो बहुत कम है। इसी रीज़न है कि हमारे देश में अभी तक बस एक ही फीमेल कैंडिडेट ये हुआ है जो राष्ट्रपति बन चुका है, वो है हमारे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वो अकेली, या मेरे हिसाब से वो फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हो गई है। अब वो कौन सी ईयर की हो गई है, आई थिंक 2004 टू 2009 ऐसे एक ड्यूरेशन में हो गई है। तो इसी चलते क्या हो गया है, वर्ल्ड के जितने भी अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे वुमन का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। और वो वुमन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को वो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे कि एज लाइक अगर हमारे एरिया में अगर कोई भी और जैसे कि फिर हमारे जो लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसमें 33% रिजर्वेशन वुमन कैंडिडेट को मिल चुका है। मतलब अगर कोई भी अगर हमारा इलेक्शन होता है तो उसमें वुमन का खड़े होना, मतलब एक ऐसी कुछ सीट अगर उनके लिए रिजर्व की जाती है, मतलब 20 सीट से बस वुमन कैंडिडेट ही खड़ी होगी। और हमारे महाराष्ट्र में वो परसेंटेज 50% है। मतलब अगर पर्टिकुलर एरिया है तो एरिया में से अगर मैं बीजेपी पार्टी की बात करूँगा तो उसमें से अगर 100 सीट्स होगी तो उसमें से 50 सीट आई थिंक बीजेपी को मेल कैंडिडेट खड़े होंगे और 50 सीट की तरफ से बीजेपी के फीमेल कैंडिडेट्स खड़े होंगे। चाहे वो कोई भी लेवल का इलेक्शन हो, नगर सेवक का हो, पंचायत का हो, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का कोई भी इलेक्शन हो, वहाँ पे वुमन का पॉलिटिकल में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
देखिए स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। आप सभी को क्या करना है, मेरे सारे जो भी सिविक्स के वीडियोस है आपको पूरे देखने हैं, हिस्ट्री के भी वीडियोस देखने हैं। अगर आपको कोई टॉपिक में अगर डाउट जाता है तो आप ऐसे मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। वीडियो को आपको पूरा देखना है और ज़्यादा स्टूडेंट के आपको शेयर करना है।